और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यूपी टू राजस्थान, योगी स्टाइल वाला इलाज हो रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं यूपी की। देखिए, यूपी के सीतापुर में आज बुलडोजर गरजा है, बाबा का एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 50 मकान और दुकान पर बुलडोजर चला है। सड़क के किनारे 8 मीटर के इलाके से अवैध कब्जा हटाया गया और इस वजह से लोगों को जाम और जल भराव का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा देखिए, जरा आपको काशी लिए चलता हूं। बनारस में दाल मंडी इलाका जो है, वहां अनाउंसमेंट हो रहा है, दाल मंडी पर बुलडोजर चलना है। दाल मंडी रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत वर्तमान सड़क के मध्य से 8.7 मीटर एक ओर से तथा 8.7 मीटर दूसरी ओर से कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि दाल मंडी ये मकान खाली करो। वाराणसी में 1 किलोमीटर लंबी दाल मंडी की गली को 17 मीटर चौड़ा करना है। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है। 186 मकानों को तोड़ा जाना है। कुछ संपत्ति के लिए मुआवजा दे दिया गया, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया। इसको लेकर मुनादी की जा रही है। इस बीच दूसरी तरफ देखिए जरा, लखनऊ में मेजर के घर पर कब्जा हुआ था, वहां योगी ने हथौड़ा चलवा दिया है। और आइए आपको सुनवाऊं और दिखाने जा रहा हूं, उसको सुनिए जरा। मेजर की बेटी जो योगी आदित्यनाथ को थैंक यू बोल रही है, सुनिए। वेरी चीफनेस, हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफनेस आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल। चीफनेस, हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल। तो योगी को थैंक यू कर रही है। संभल की तस्वीरें भी आई हैं। संभल में नपाई हुई थी कुछ रोज पहले, जो अवैध निर्माण है उस निर्माण की नपाई हुई थी। बताया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके उसके बाद दुकानें बनी हैं। उसके अलावा जो कब्जे की दुकानें हैं उस पर बुलडोजर चलना है। और इस मामले में आज बाकायदा नोटिस दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 48 लोगों को नोटिस दिया गया है। टीम पहुंची है नोटिस देने के लिए। कब्रिस्तान में पैमाइश हुई और 48 लोगों को नोटिस दिया गया। सभी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिन में दुकानें खाली करनी है। देखिए, और अब यही इलाज जो यूपी में हो रहा था, ये राजस्थान में हो रहा है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजी हुई थी। और इस पत्थरबाजी का इलाज आज सुबह तड़के बुलडोजर पहुंच गए, एक साथ कई बुलडोजर। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। आपको याद होगा चौमू में जहां बुलडोजर पहुंचे, पत्थरबाजी के अगले दिन ही वहां गिरफ्तारियां हुई थी। पुलिस ने लोगों को खींच कर गिरफ्तार किया था।
अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं मेरे को, पता नहीं। मैं मेरे क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? और देखिए इसी इलाके में पहले सील लगाई गई, उन जगहों पर सील लगाई गई, सीज किया गया जो अवैध थे, जिन पर एक्शन लिया जाना था। सील लगाए जाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। बुलडोजर पहुंचा मौके पर जहां पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद पीले पंजे ने देखिए अतिक्रमण हटाना शुरू किया। दिसंबर को पत्थर चलाने वालों का योगी स्टाइल में इलाज हो गया। जयपुर में पत्थरबाजों के मकानों और दुकानं पर जमकर बुलडोजर चला। एक हफ्ते पहले जहां पत्थर चले वहीं आज बुलडोजर गरजा है। पथराव की घटना के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़े एक्शन की बात कही। पुलिस की जांच के बाद अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था और आज जुमे पर कड़ी सुरक्षा के बीच पीला पंजा चला। अब देखिए जरा, पत्थर चलाए थे जिन लोगों ने, वहीं चलाया बुलडोजर। जयपुर के चौमू में पत्थरबाजी पर यह एक्शन हुआ है। 50 से अधिक मकान और दुकानों पर बुलडोजर चल गया। मकानों और दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। 2 मकान सहित एक कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया और भारी सुरक्षा के बीच यह बुलडोजर एक्शन हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 60 से अधिक घरों मकानों को पहले नोटिस दिया गया। सड़क सीमा में स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण जो भी था उस पर बुलडोजर चला। यहां ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए कार्रवाई की गई है। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है चौमू इलाका। कुछ दिन पहले सुर्खियों में था। 26 दिसंबर को यहां तड़के सुबह पथराव की घटना हुई। मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए थे। इस पथराव में सोचिए आधा दर्जन पुलिस के जवान घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस जवानों को सिर में चोटें आई थीं। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे, साथ ही भीड़ पर हल्का बल प्रयोग भी किया था। इसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। बुलडोजर एक्शन के दौरान 200 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात थे। विरोध के बीच शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई और इसके बाद इलाके में जुमे की नमाज अदा की गई है। सुनिए जरा, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं और वहां दूसरा पक्ष जिन पर बुलडोजर चल रहा था या स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें भी आई हुई है हमारे पास, इसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। इनको 3 दिन का समय दे दिया और इन्होंने जो भी जवाब है प्रस्तुत किया वो संतोषजनक नहीं है। ऐसा अतिक्रमण की शिकायतें कई बार जवाब में क्या कुछ दिया? जवाब में कुछ स्थायी डॉक्यूमेंट्स लगाए नहीं, इसलिए लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो नोटिसधारी थे उन्होंने वो अतिक्रमण हटाया नहीं था। इसी को लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस से इमदाद मांगी गई थी। तो एहतियातन चूँकि पूर्व घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पे एहतियातन पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था और आज कार्रवाई करते हुए उसमें 20 जो अवैध अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है और 3 बिल्डिंग जो बाईलॉज के विरुद्ध इन्होंने निर्माण किया था उनको सील की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। सरकार की तो सही है, वो तो कार्रवाई तो सही कर रहे हैं, वो करेंगे जो। तो मैंने जवाब दिया कि हमारे दादाजी के नाम से लाइसेंस था नगर पालिका 1999 तक रिन्यू था, उसके बाद रिन्यू करना बंद कर दिया इन्होंने। और इनको ये पता नहीं कि बूचड़ अवैध क्या होता है। बूचड़ जब तक गवर्नमेंट नगर परिषद बूचड़ खाने के लिए जमीन अलाट नहीं करती, उसमें क्या नाम एक डॉक्टर ने बनाई दी, जब तक अवैध किस बात करेंगे। बिल्कुल नोटिस दिया गया था इस चीज़ के लिए कि आपको ये पेड़ी हटानी है, आप अगर नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। कोई बात नहीं, हमने नहीं हटाई, आपने कार्रवाई कर ली, कोई अच्छी बात है। तो हटाना कोई गलत नहीं है, इसके लिए तो हम कहते हैं कि जो गलत अतिक्रमण है वो तो हटाना चाहिए, सही है। इसके लिए हम कोई नहीं विरोध नहीं करते। सही हो रही है साहब, सही हो रही है। भाई रास्ता चौड़ा होगा, अमन में आदमी नहीं निकलता है, कोई लग जाए, कानून तो कानून ही होगा। मेरे मेरा ट्रेन सही हो रहा है काम।
ये अतिक्रमण। तो योगी स्टाइल में राजस्थान में इलाज हो रहा है, लेकिन योगी के पास आज एक फरियादी गई। उस फरियादी ने बताया कि वो एक मेजर की बेटी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेजर की बेटी योगी आदित्यनाथ के सामने बैठी थी और वो योगी से शिकायत कर रही थी कैसे उसका घर उससे छीन लिया गया, दबंगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए योगी ने क्या किया। योगी ने देखिए भेजा टीम को और जो कब्जे किए हुए कब्जेदार था उसकी नेम प्लेट उखाड़ दी छेनी हथौड़े से। आप देख रहे हैं जब छेनी हथौड़े से बलवंत कुमार यादव की नेम प्लेट हटाई जा रही है। मेजर की बेटी खुश है, योगी ने तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद मेजर की बेटी घर में दाखिल हुई, उन्होंने नारियल फोड़ा है, योगी का धन्यवाद किया है। अब देखिए कैसे ये एक्शन हुआ और किन दबंगों ने इसे कब्जाया था। सीएम योगी के दखल के बाद 24 घंटे में मकान मिल गया है। अंजना ने एक दिन पहले सीएम योगी से मुलाकात की। अंजना के पिता बिपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर हुआ करते थे। उनका इंदिरा नगर में A418 नंबर का मकान है। अंजना के पिता का निधन 1994 में हो गया था। मेजर भट्ट के एक बेटे और दो बेटियां थीं। उनके बेटे और एक बेटी का निधन हो चुका है। सिर्फ अंजना ही परिवार में इकलौती रह गई है। अंजना भी सिजोफ्रेनिया बीमारी से जूझ रही है। यह गंभीर मानसिक बीमारी होती है। इस वजह से अंजना को रिहैब सेंटर में भी रहना पड़ा। दबंगों को अंजना के परिवार के बारे में जानकारी थी। बलराम यादव और मनोज यादव ने जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया। फर्जी कागजों से जमीन अपने नाम करा ली। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। घर का पूरा कीमती सामान भी आरोपी लूट ले गए। अंजना ने गाजीपुर पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर अंजना ने सीएम योगी से इसकी शिकायत की। योगी ने तुरंत अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस के आला अफसर एक्टिव हुए। मामले की जांच के बाद दबंगों को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे के अंदर अंजना को अपने मकान पर कब्जा मिल गया। घर पहुंचते ही अंजना की आंखों में आंसू छलक आए। अंजना ने घर देखा, नारियल फोड़ा और फिर दीप जलाया। मकान 4,500 स्क्वायर फीट का है और इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। घर वापस दिलाने के लिए सीएम योगी को थैंक यू कहा है। अंजना ने कहा, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। तो यही वजह है कि बहुत से लोग योगी को टारगेट भी करते हैं, उनके एक्शन की आलोचना और निंदा भी करते हैं, और वो लोग जो परेशान रहे हैं दबंगों से वो योगी का थैंक यू भी करते हैं। सुनिए। जैसा हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल। अंजना भट्ट पुत्री बिपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में बुलडोजर भी गरज रहा है, हथौड़ा भी चल रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। आज देखिए जरा अपराधियों पर जो ऑपरेशन हुआ है। 25,000 का इनामी बलिया में ठोक दिया गया। ये हापुड़ की तस्वीर देख रहे हैं। गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है हापुड़ में। मैनपुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी में नॉन स्टॉप एनकाउंटर चल रहा है। तस्वीर देखिए, 25,000 का इनामी था और इसका एनकाउंटर हुआ। गोली लगने के बाद पुलिस के कंधों पर अस्पताल लाया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाश फजल को गिरफ्तार किया है। पुलिस से घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस पर पहले फायरिंग की,
पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है और आरोपी के पास से एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। यह आगरा की तस्वीर है। आगरा में देर रात लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 25 दिसंबर को चांदी व्यापारी से लूट की वारदात हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश बिल्ला यादव और नितिन चौहान को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने 35 किलो स्क्रैप चांदी इससे बरामद की है। हापुड़ की तस्वीर देख रहे हैं। हापुड़ में से 20,000 का इनामी शातिर गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। गाड़ी के रुकने का इशारा करने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। आरोपी के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। मैनपुरी में 15 घंटे के अंदर पुलिस ने लूटकांड की गुत्थी सुलझाई। दंपत्ति को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों को कल रात घेरा। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ दूसरा आरोपी फरार है। यह एक्शन है अब तक। सुनिए जरा इस पर पुलिस क्या कह रही है। एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर ललकारने पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फजल उर्फ करिया बताया, जो स्थानीय थाने में गोवध का वांछित अभियुक्त होने के साथ साथ इनामिया अपराधी है। तो तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। बाइक तेजी से बढ़ाकर और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये अभियुक्त थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ से ही गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसपे 20,000 का इनाम घोषित था। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई। यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ। छोटा मोटा एनकाउंटर नहीं, जिसने 13 जानें ली। 13 मासूमों की जानें ली सोते वक्त। यूपी में भेड़ियों का आतंक है, खासतौर से बहराइच और आसपास के जिलों में। ये ड्रोन कैमरे में भेड़िया कैद हुए थे। ये रात के अंधेरे में आते हैं और मासूम बच्चों को, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल के बच्चों को उठा ले जाते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये मासूम बच्चे हैं जिनकी जानें अब तक गई हैं, जिन्हें भेड़िया उठा ले गया। छोटे छोटे बच्चे। देखिए किस तरह से भेड़िया घरों तक पहुंचता है रात के अंधेरे में। अगली तस्वीर देखिए। कुछ इस तरह से भेड़िया आते हैं रात के वक्त और मासूमों पर हमला करते हैं। सोचिए इस हालत में गांव वालों के पास कोई और विकल्प नहीं, न ठीक से सो पा रहे हैं, खुद पहरेदारी और चौकीदारी करते हैं। और जो सबसे खतरनाक भेड़िया था उसकी तस्वीर देखिए। ये वो भेड़िया जिसने 13 जानें ली थी, अब उसका एनकाउंटर हो गया, उसे ठोक दिया गया है। देखिए बहराइच में नवे आदमखोर भेड़िए को शूटरों ने मारा है। एक हफ्ते में तीसरे भेड़िए को शूटर ने ढेर कर दिया है। भेड़िए के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िया दिखाई पड़ा। टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पहले घेराबंदी की। इस दौरान भेड़िया गांव की तरफ भागने लगा, जिस पर शूटर्स ने भेड़िए को ढेर किया। बहराइच के 84 गांवों में भेड़िए का आतंक है। अब तक 13 लोगों की जान ले चुका है। ये भेड़िए के हमले में 40 से अधिक लोग जख्मी हुए। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बहराइच में 9 सितंबर से भेड़ियों के हमले शुरू हुए थे और 27 सितंबर को सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। भेड़िए को पकड़ने की या जरूरत पड़ने पर मारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया शुरू हुआ। 2 दिन पहले बहराइच डीएफओ राम सिंह यादव को हटाया गया था। भेड़िए को हमला रोकने में नाकाम रहने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोग ने जाली गिरी लगा के थोड़ा सा उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश की है। मतलब है ना, हमला करने के लिए, मतलब है ना, वो थोड़ा सा मूड में था, इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय ली है। तो शूट किया गया था। हाँ, वो तो मतलब अल्टीमेटली वही करना पड़ा, गांव का तरफ मुंह कर रहे थे, आखिरी मतलब है ना वही करना पड़ता है, अदरवाइज से ना। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और खबर है कि आखिर कैसे आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। मसूद का जिहाद बम मैं आपको सुनवाऊंगा। मसूद अजहर को जब पिटाई हुई भारत में तो उसके बाद कैसे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत में कैसे बड़ा फिदाइन ऑपरेशन चल रहा है, ड्रिल चल रही है। कैसे किसी फिदाइन आतंकी को न्यूट्रलाइज करना है, वो अगर पहुंच गया है, किसी घर में छिपा है, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू कश्मीर की, जहां एक आतंकी रफीक जो फरार है, रफीक की संपत्ति जब्त हुई है। लाखों की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई हुई है। लेकिन जेल की कहानी सुनाने वाला है मसूद का दूसरा ऑडियो है। इसमें मसूद ने IC-814 हाईजैक की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे प्लेन हाईजैक के बाद उसे छुड़ाया गया। मसूद ने दावा किया कि इसके लिए दिल्ली से अफसर आए थे। ऑडियो में मसूद ने मजहब और जिहाद की घुट्टी पिलाई। वो भड़काने और आतंक के लिए जिहाद का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मसूद ने ऑडियो में कहा कुरान में भी जिहाद है। ये बातें उसने भारतीय अफसरों के सामने कहने का दावा किया। बोला रिहाई से पहले वो लोग मेरा जज्बा टटोल रहे थे, मुझे कहने लगे कि कश्मीर में जिहाद खत्म हो जाएगा या नहीं। मैंने कहा 50 साल भी हो जाए तब भी जिहाद खत्म नहीं होगा। मैंने कहा हमारी माएं हर दिन जिहाद की लोरी सुनाती हैं। इतना ही नहीं, मसूद बोला भले तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, लेकिन हमारे पास कुरान है, आयतें से तो नहीं मिटा सकोगे। मसूद बोला वो अफसर भारत में मेरी कब्र बनाने को कह रहे थे, लेकिन अल्लाह के करम से बिना पासपोर्ट के मुझे छोड़ दिया। वो इतने डरे थे कि मेरी आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी डाल दी। ऑडियो में वो अटल जी और विदेश मंत्री का नाम लेता है। बोला वाजपेयी जी की नींद उड़ गई थी, जसवंत सिंह 70 घंटे जागे। दरअसल इन्हीं के पद पर रहते 1999 में मसूद को छोड़ा गया। मसूद ने ऑडियो में जिस कोट भलवाल जेल का जिक्र किया है, जम्मू की उसी जेल में मसूद 5 साल के लिए रखा गया। मसूद 1994 से 1999 तक कोट भलवाल जेल में बंद था। जब वो घाटी में आतंक फैलाने आया तो उसे दबोच लिया गया था। उस वक्त का उसका बयान है। अब मैं आपको सच बताता हूं, आतंकवाद के बिजनेस बनने की वजह है इसमें मोटी कमाई, क्योंकि बड़े बड़े आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर खूब वसूली करते हैं। पाक आतंकियों को तस्करी, वसूली, अपहरण, दान से पैसा मिलता है। भारत विरोधी जिहाद के नाम पर बहुत विदेशी फंडिंग मिलती है। 2024 में ज़कात के रूप में इस्लामी दान में 6000 करोड़ रुपए मिले। दावा इन पैसों का एक हिस्सा आतंकी ढांचे पर खर्च होता है। इस पर पाक नेता फजलुर रहमान ने खुद अपने देश की पोल खोली। कहा इस्लामाबाद से निकले पैसों में 10% आतंकियों को जाता है। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे गुटों से पाक सेना के कनेक्शन है, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में मुनीर की सेना शामिल होती है। पाकिस्तानी सेना और ISI भी आतंकियों की फंडिंग और मदद करती है। पाकिस्तान की संसद में वहां की फौज को लेकर जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक पाक सेना का बिजनेस करीब 40 अरब डॉलर का है, जो पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 10% हिस्सा है, क्योंकि मुनीर की सेना देश में करीब 50 कंपनियां चलाती है। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस है, फर्टिलाइजर, होजरी कंपनी, डेयरी फार्म, सीमेंट प्लांट शामिल है। सेना के पास इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ जमीन है। पाकिस्तानी फौज ये पूरा धंधा आतंकियों की मदद से हैंडल करती है। तो ये पूरा नेटवर्क है आतंक और सेना का। एक आतंक बढ़ाता है, फैलाता है, दूसरा उस नाम से उगाही करता है, और दोनों का धंधा, बिजनेस चल रहा है। अब देखिए जरा किसके पास कितना पैसा है, किसकी कितनी कमाई है। सबसे पहले देखिए हाफिज सईद से पहले मसूद अजहर यानी जैश की कमाई। पाक के आतंकी संगठन जैश के पास बहावलपुर में बहुत जमीन है। मसूद के आतंकी संगठन का मुख्यालय करीब 18 एकड़ में फैला है। इसके अलावा जैश के पास करोड़ों रुपए की 30 संपत्तियां और 3 ट्रस्ट भी हैं।
अब देखिए हाफिज सईद के लश्कर के पास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान में इसके कई जगह मस्जिद, मदरसे और कैंप चल रहे हैं। इसके साथ ही हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग से भी ये कमाई करता है। अमेरिकी मीडिया CNN ने आईसिस पर एक रिपोर्ट में दावा किया, जिसके मुताबिक आईसिस दुनिया का सबसे अमीर आतंकी गुट है। दावा है 2015 में आईसिस ने 2.4 अरब डॉलर की कमाई की थी। आईसिस की सबसे ज्यादा इनकम तेल स्मगलिंग से होती है। इसके अलावा मानव तस्करी, लूट, वसूली से कमाई करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान 5वां सबसे अमीर आतंकी गुट है। सत्ता में आने से पहले भी उसके पास हजारों करोड़ रुपए थे, जिसकी कमाई का 60% हिस्सा ड्रग्स के कारोबार से आता है। दरअसल अफगान में अफीम कारोबार पर तालिबान टैक्स लगाता है, जिससे तालिबान को 700 से 2900 करोड़ की कमाई होती है। नाटो के मुताबिक तालिबान अवैध खनन से सालाना 3400 करोड़ रुपए कमाता है। इसलिए ये जो आतंकी जिहाद के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को वर्गलाते हैं और गुमराह करते हैं, दरअसल अपना बिजनेस और अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। शादी करो जिहाद के लिए, बच्चे पैदा करो जिहाद के लिए, पैसे कमाओ जिहाद के लिए, और तो और ये भी कहता है कि औरतों को भी जिहादी बनाओ, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को, सबको जिहादी बनाओ, यानी कि हिंदुओं और यहूदियों का कत्ल करो। जो काफिर हैं उन्हें मारो, उनका मारना इस्लाम में जायज है, कुरान में जायज है, और उनके माल को लूटना माले गनीमत है। यानी कि इन जिहादियों ने धर्म को एक धंधा बना लिया है। और इसीलिए ऐसे आतंकी जिन्हें हाफिज सईद या मसूद अजहर भारत भेजने की तैयारी में है, के इलाज की तैयारी भारतीय सेना कर रही है। क्योंकि वहां पहले खबर आई वो फिदाइन तैयार कर रहे हैं, आत्मघाती तैयार कर रहे हैं, महिला ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। उनका काम तमाम करने का इलाज हो रहा। देखिए जरा क्या है जवानों को ऑपरेशन एंटी फिदाइन। कुछ इस तरह से जम्मू कश्मीर में एंटी फिदाइन ऑपरेशन इसलिए लॉन्च हुआ है क्योंकि घाटी में 30 आतंकियों के सक्रिय होने का इनपुट है। मसूद हाफिज ने भी आत्मघाती महिलाओं का एक दस्ता तैयार किया पिछले दिनों, और इन्हीं के भारत में हमला करने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद फिदाइन हमलों से निपटने की तैयारी शुरू हुई। आतंक विरोधी ऑपरेशन में एक्सपर्ट NSG ने मॉक ड्रिल लॉन्च की है, जिसमें SOG और कठुआ पुलिस के जवानों को शामिल किया गया। भारत पाक सीमा के पास हीरानगर सेक्टर में ड्रिल की गई है ताकि आपात स्थिति में कैसे तालमेल के साथ ऑपरेशन किया जा सके। शुरुआत में ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जैसे ही संकेत मिला, सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। अंदर आने और बाहर जाने के रास्तों पर कड़ी नाकेबंदी की गई। निगरानी के लिए ऊंची जगहों पर स्नाइपर जवान तैनात किए गए। तैयारियों को परखा गया कि फिदाइन हमले में कैसे एजेंसियां काम करेंगी। इसके बाद NSG और पुलिस कमांडो ने तलाशी अभियान चलाया और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और जांच की गई। विस्फोटक या बम मिलने पर कैसे उसे निष्क्रिय किया जाएगा। एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, राहत टीमों के साथ भी तालमेल बनाया गया, क्योंकि सर्दियों में पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर बर्फबारी होती है। सुरक्षा मूवमेंट कम होने से आतंकी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आइए हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। NSC के जो जवान हैं अपने स्निफर डॉग के साथ इस बिल्डिंग के बाहर है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर बताया जाता है कि जो आतंकवादी है वो छुप गए हैं और उनकी कोशिश है कि वहां पे वो कैजुअलिटी करेंगे। इस मॉक ड्रिल में बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है वो होता है कि कहीं उन्होंने कोई होस्टेज तो नहीं बनाया। अगर किसी को होस्टेज बनाया तो होस्टेज को कैसे रिलीज करना है। उसके बाद ये इंश्योर करना होता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि जो फिदाइन कोई भी आता है वो यहाँ पे मरने के लिए आता है और मारने के लिए आता है। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान अभी पानी मांग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो प्यासा मर जाएगा, उसके यहां महंगाई बढ़ जाएगी। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान पानी की बात कर रहा है और पाकिस्तान को जवाब दिया है विदेश मंत्री ने। देखिए जरा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पानी पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि ढाका से आकर पाक को फटकार लगाई विदेश मंत्री ने। जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी देश बताया है। आतंक फैलाने को लेकर फिर पाक को जिम्मेदार बताया।
कहा हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे बुरे पड़ोसी हो सकते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मद्रास यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामने उन्होंने पाक को धोया है। कहा अगर कोई जानबूझकर लगातार आतंक जारी रखता है तो हमें आतंकवाद के खिलाफ रक्षा करने का अधिकार है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हमने वो किया भी है। कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हम क्या करें और कैसे करें। जयशंकर ने पहलगाम हमले और उसके बाद एक्शन का जिक्र किया, सिंधु समझौता रद्द करने और ऑपरेशन सिंदूर की बात कही है। इसी बीच पाकिस्तान फिर पानी को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि भारत ने चेनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना पर पाक ने आपत्ति जताई है और यहीं चेनाब पर यह प्रोजेक्ट बनना है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा हमें डैम बनाने की जानकारी नहीं दी है, भारत सिंधु समझौते के तहत पानी का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इसी पर जयशंकर ने बिना नाम लिए पाक को एक्सपोज किया। पाक को कहा आप अच्छे पड़ोसी नहीं तो लो लाभ आपको क्यों दें, यह नहीं कह सकते हैं कि प्लीज पानी दे दो और आतंक भी जारी रखूंगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विदेश मंत्री। आपके पास बुरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे पास है। जब आपके पास बुरे पड़ोसी होते हैं, यदि आप पश्चिम की ओर देखते हैं और पाते हैं कि अगर कोई देश जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रख रहा है तो हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उस अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने भारत को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पाक और चीन के गठजोड़ का खुलासा किया है और दावा किया कि चीन बलूचिस्तान में सेना तैनात कर सकता है। उन्होंने भारत से पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की अपील की है। कहा 79 सालों से मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, बलूचों पर अत्याचार हो रहा है, इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है जिससे शांति संप्रभुता स्थापित हो। बलूच नेता ने इस्लामाबाद बीजिंग की प्लानिंग को खतरनाक बताया। साथ ही कहा चीन ने पाक के सहयोग से सीपीईसी को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, वो जो कॉरिडोर बन रहा है उसे, और बलूचिस्तान में चीनी सेना तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ये भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए खतरा और चुनौती होगी। कहा है कि जब तक बलूच रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया जाएगा और बलूच के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में चीन की सेना देखने को मिल सकती है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने 1 जनवरी को भारत को यह पत्र लिखा है और भारत के साथ आकर लड़ने की बात की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एक और कट्टरपंथी मुल्क जहां तख्ता पलट होने वाला है। 2026 की लड़ाई ट्रंप बनाम खमनेई। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। खमनेई के खिलाफ ईरान की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं प्रदर्शनकारियों पर जो खमनेई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वो गोले प्रदर्शनकारी वापस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे एक प्रदर्शनकारी पर आग लगा दी गई जो प्रोटेस्ट कर रहा था खमनेई के खिलाफ। आग लगी और उसके बाद वो भागा है, उसने अपनी शर्ट उतारी है, जल्दी से कमीज उतार कर फेंकी है। और कैसे गाड़ियां फूकी जा रही है, न सिर्फ प्रदर्शनकारी, हालात बद से बदतर हो रहे हैं ईरान में। ये सब खमनेई उनके शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या खमनेई की सत्ता जाने वाली है? ये तस्वीर देखिए,
कैसे ईरान का झंडा खंबे के साथ गिरा दिया गया है। और ये देखिए, ईरान में इससे पहले भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं ने अपने हिजाब उतार दिए इसी कट्टरपंथ के खिलाफ कि हिजाब नहीं पहना तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ भी सड़कों पर हैं लोग। ईरान में भड़की हिंसा खमनेई के लिए खतरे की घंटी है। यह आगजनी और बवाल तख्ता पलट की सुखबुगाहट को और तेज कर रहा है। खमनेई हर तरह से घिर चुके हैं। देश के अंदर आंदोलनकारी उनको बेदखल करने के लिए सड़कों पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर खमनेई अपने देश में स्थिति नहीं सुधार पाए तो अमेरिका खुद सारी मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये विरोध और बवाल हो क्यों रहा है खमनेई के खिलाफ। 6 दिनों से जारी हिंसा के बीच ईरान की स्थिति बेहद खराब है। ईरान में बढ़ते बवाल की सबसे बड़ी वजह है वहां की आर्थिक हालत। वहां रहने वाले लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। खाने की चीज, दवा, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। व्यापार घाटे, बेरोजगारी की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। और ईरान में फिलहाल स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, पहले से लगा रखे। ईरान की आर्थिक स्थिति तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। प्रतिबंध की वजह से ईरान का तेल व्यापार ठप पड़ गया। लोग सोच रहे हैं कि सरकार के हटने के बाद ही स्थिति सुधरेगी। ऐसे में जनता खमनेई को सत्ता से बेदखल करना चाहती है और कट्टरपंथ की जगह लोकतंत्र लाने की मांग कर रही है। लेकिन आंदोलन की वजह सिर्फ आर्थिक नाकामी नहीं है। प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लोग तानाशाह मुर्दाबाद, मुल्ला ईरान छोड़ो तक के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर खमनेई को सत्ता जाने का डर सता रहा है। पुलिस जबरन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन पुलिस एक्शन से प्रदर्शन रुकने की जगह और बढ़ रहा है। झड़प में अब तक 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे खमनेई के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसक होता जा रहा है, यानी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए जरा, महंगाई बढ़ने की वजह यह है कि लगभग $1 की कीमत जो भारत में 95-90 है, वो वहां $1 की कीमत 42,000 रियाल है। देखिए कौन कौन से मुल्कों ने बैन लगा रखा है ईरान पर, जिसमें जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगाए हैं, इजराइल ने, ब्रिटेन ने बैन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, कनाडा और अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगाए हैं। इन मुल्कों ने बैन लगाए। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट। खुदा अल्लाह की माने तो अगर मैं सरकार में सर्वोत्तम पद पर हूँ और उसके बावजूद भी लोगों की समस्या नहीं सुलझा पा रहा हूँ, तो हम नरक में पहुँच जाएंगे। ऐसे में हमें लोगों की दिक्कतें सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब आइए अब आपको बताऊं ये बवाल क्यों हो रहा है। इस बवाल के पीछे है कौन? दावा किया जा रहा है खमनेई को सत्ता से हटाने के लिए रजा पहलवी, जो इजराइल में ईरान में रहते नहीं है, लेकिन रजा पहलवी के इशारे पर और उनको वापस सत्ता में लाने के लिए यह विरोध और हंगामा हो रहा है। इन्हीं के हक में नारेबाजी भी हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, रजा पहलवी के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, रजा पहलवी दरअसल मौजूद थे इजिप्ट में, मिस्र में रजा पहलवी का स्वागत किया गया। देखिए
ईरान में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है और इसमें ट्रंप की एंट्री हो गई है। ट्रंप सीधे सीधे खमनेई को धमका रहे हैं। देखिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान में हो रहा है क्या, ट्रंप इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। ईरान में चल रहे प्रदर्शन में ट्रंप दाखिल हो गए। ट्रंप ने खुलेआम ईरानी सुप्रीम लीडर खमनेई को धमकी दी है। उन्होंने कहा अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चली और पुलिस की इस कार्रवाई में निर्दोष लोगों की जान गई तो अमेरिका खुद उन लोगों को बचाने के लिए उतर जाएगा। ईरान में हमेशा से निर्दोष लोगों को मारने की परंपरा रही है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका तैयार है। अमेरिकी सेना ने टारगेट लॉक कर लिया और लोड कर लिया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें सब पता है। अगर ईरान ने अपनी करतूत नहीं सुधारी तो अंजाम भुगतेगा। अमेरिका हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर पावर का विरोध करता रहा और पिछले साल ईरान पर हवाई हमला भी कर चुका है। ईरान में चल रहे प्रदर्शन के बीच अमेरिका को मौका मिला कि वो ईरान की सत्ता से खमनेई को बेदखल कर सके। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप एक तीर से दो निशाने लगा लेंगे। पहला, खमनेई को बेदखल कर लोकतंत्र स्थापित करना और प्रतिबंध हटाकर ईरान के मसीहा साबित हो जाना। दूसरा, नई सरकार को अमेरिका के इशारों पर चलाना। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं। They've got a lot of problems that are in. They have tremendous inflation. ईरान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ महंगाई चरम पर है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और लोग भी खुश नहीं हैं। वहाँ जब भी लोग आंदोलन करते हैं तो लोग निर्दोषों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मैं बहुत सालों से ये देखता आ रहा हूँ। Now I hear that अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उनको सबक जरूर सिखाएंगे। we'll knock them down, we'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. और ये आज की एक और खबर है। खबर बहुत शर्मनाक है। देखिए जरा, मंत्री पति की बहकी जुबान। ये मंत्री जी हैं, इनके पति देखिए एक कार्यक्रम में क्या बोल रहे हैं। गिरधारी लाल साहू, जरा सुनिए इनके बयान पर बवाल और हंगामा हो गया। शादी भी नहीं हुई। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तो कहते बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी तो नौजवान है, शादी भी नहीं हुई। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तो कहते बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी। तो उत्तराखंड की मंत्री, उनके पति को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, मैं ले आऊंगा और शादी करवा दूंगा। ये खबर जब फैली तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों में गुस्सा है, रोष है। सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। हम नेता हो के ऐसा गंदा बात बोलते, उनको तो शर्म आना चाहिए। एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ तुम आगे बढ़ो। और वो क्या कह रहे हैं, हम लोग को और नीचे गिरा रहे हैं। ऐसे होते हमारे देश के नेता। ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसा बयान तो पहली बात, आप नेता हैं, आपको अपना भी देखना चाहिए। ऐसा तो देना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से बोल रहे हैं, अगर बिहार में आपकी माँ बहन नहीं है तो आपका राइट नहीं बनता है कि बिहार के लोगों को या बिहार की लड़कियों को ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ वो लीडर हैं, मैं वहाँ की महिलाओं से भी अपील करना चाहूंगी कि जब वो अपना मतदान दे, सोच समझ कर कि ऐसे नेता को चुने। क्या वो ऐसे नेता को चुनना हमारी महिलाएं पसंद करेंगी? यह उनकी ओछी मानसिकता का यह प्रतीक है कि इस तरीके की उनकी कि ये मंत्री जी के पति हैं कौन। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या के पति का बयान विवादों में। गिरधारी लाल साहू और पप्पू साहू का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में शादी के लिए 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। दरअसल गिरधारी लाल साहू धोलाघाट में कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में बुजुर्गों और महिलाओं का स्वागत किया जा रहा था, तभी उन्होंने एक शादी की चर्चा की और विवादित बयान दे डाला। बयान सामने आया तो उत्तराखंड से बिहार तक सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने गिरधारी लाल साहू के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार बीजेपी ने उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। उत्तराखंड बीजेपी ने उन्हें सोच समझ के बोलने की नसीहत दी है। मामले को तूल पकड़ता देख गिरधारी लाल साहू ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विवादित बयान पर बिहार महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और उत्तराखंड के सीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। गिरधारी लाल साहू बीजेपी से जुड़े हैं। पत्नी उत्तराखंड में खेल मंत्री हैं। मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं और साहू समाज की राजनीति करते हैं।
उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज रहे, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है, उन पर धोखे से स्टाफ की किडनी निकलवाने का भी आरोप है। आइए सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है, ये मेरी जहां तक जानकारी है। इसमें मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं वाणी संयम पर कह रहा हूं। कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वाणी संयम होना बहुत जरूरी है। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि इन लफंगों को तुरंत कार्रवाई करके भाजपा से, पार्टी से निकासित कर देना चाहिए। बहुत खराब बातें हैं, इन्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें पत्र दे रही है, उनको कह रही है कि आपने क्या सोच करके ये आपत्तिजनक शब्द बिहार की महिलाओं के लिए दिया है। और बहुत अफसोसनाक ये है कि समाज में इस तरह के पुरुष इस तरह की हल्की बात आसानी से कर लेते हैं और उस पर कड़े प्रतिक्रिया की जरूरत है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।